हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ सिक्स चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। सभी प्रश्न हिंदी वर्णमाला से संबंधित रहने वाले हैं। कुल 50 प्रश्न होंगे, ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण रहेंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। देखते हैं पहला प्रश्न। हिंदी की कंठ ध्वनियाँ निम्न में से कौन है? यहाँ पे तो फिलहाल एक ही होगी कंठ ध्वनि, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कई कंठ ध्वनियाँ होती हैं। तो यहाँ पे जो हिंदी की कंठ ध्वनि है इन चारों विकल्पों में से वह है ह, ठीक है। कंठ ध्वनि कौन सी हुई? ह। इसके अलावा अ आ, इसके अलावा अ आ, क वर्ग जैसे क ख ग घ अंग और विसर्ग, ये सभी जो होते हैं ये भी कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ हैं, ठीक है। अ आ क वर्ग में आ जाएंगे क ख ग घ अंग, इसके अलावा विसर्ग, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्न में से तालु से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ हैं। इनमें से तालु से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ कौन सी है? तो च वर्ग जैसे च छ ज झ ञ, ये सभी तालु से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ हैं। श का उच्चारण स्थान क्या है? श का उच्चारण स्थान क्या है? तो श का उच्चारण स्थान है तालु। श का उच्चारण स्थान है तालु। अगला प्रश्न है ई च छ झ श आदि का उच्चारण किससे होता है? ई या फिर कहें तो छोटी बड़ी च छ झ श आदि का उच्चारण किससे होता है? तो इन सभी का उच्चारण भी आपका तालु से होता है। तालु से उच्चारित होने वाली ये सभी ध्वनियाँ हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे 3 विकल्प और थे, लेकिन हमें उत्तर पहले विकल्प में ही मिल गया। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है, या फिर कहे तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा, ठीक है। ट ठ ड ढ अण, ये सभी मूर्धा से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से दंती वर्ण कौन सा है, अर्थात दंती से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ कौन सी है? तो त थ ध द ध न ल स, त थ द ध न ल स, या फिर कहे तो विकल्प क और ख, ये सभी आपके दंत से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। उ या फिर कहे तो हर्षौ दीर्घौ, ठीक है। हर्षौ दीर्घौ कैसा वर्ण है? तो हर्षौ दीर्घौ हो जाएंगे आपके ओष्ठी वर्ण, अर्थात ओष्ठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ हैं ये उ। हर्षौ को हम लोग इस प्रकार बोलते हैं उ, एक बार में बिल्कुल एक सांस में उ, और जो दीर्घौ होते हैं उसे थोड़ा सा खींचते हैं, जैसे उ ऐसे करके, ठीक है। उसी प्रकार ई ऐसे करके। आगे देखेंगे। य र ल व कैसा वर्ण है? य र ल व कैसा वर्ण है? तो ये अंतस्थ व्यंजन है। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। आगे देखेंगे। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं निम्न में से? हिंदी के स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हुए? जैसे क वर्ग क ख ग घ अंग, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ अण, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। तो इन 5 वर्गों के जो दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, 5 वर्गों के जो दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, ये आपके महाप्राण वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। इसके अलावा पहला, तीसरा और पांचवा, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण आपका अल्पप्राण कहलाता है, ठीक है। आगे देखेंगे। र म का, र धन म का रूप क्या है निम्न में से? तो विकल्प ग, विकल्प ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। व का उच्चारण स्थान क्या है? व का उच्चारण स्थान क्या है? जैसे कि बताया था आपको कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य र ल व। तो व तो एक हमें मालूम हुआ कि वह अंतस्थ में आ जाएगा, अंतस्थ व्यंजन है। इसके अलावा इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो दंतोष्ठ। व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। अगला प्रश्न देखेंगे।
प्र में पूर्ण वर्ण कौन सा है? प्र में पूर्ण वर्ण कौन सा है? तो र। प्र में पूर्ण वर्ण है र। अगला प्रश्न है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? अर्थात एक ही अक्षर दो बार आ जाए शब्द में तो वह क्या कहलाएगा? युग्मक ध्वनि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। च छ ज झ कैसे व्यंजन है? च छ ज झ कैसे व्यंजन है? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। च छ ज झ स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। निम्न में से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है? इनमें से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है? तो ल पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, इसके अलावा तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श, ये सभी आपके हो जाएंगे ऊष्म व्यंजन। ल पार्श्विक व्यंजन है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। ठीक है, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। आगे देखेंगे, काकल्य वर्ण निम्न में से कौन सा है? काकल्य वर्ण निम्न में से कौन सा है? तो ह काकल्य वर्ण है। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? इस प्रश्न को हम स्किप करेंगे। ठीक है, इस प्रश्न को हम फिलहाल के लिए स्किप करेंगे। पक्षी शब्द में कितने व्यंजन वर्ण हैं? पक्षी शब्द में कितने व्यंजन वर्ण हैं? तो पक्षी शब्द में 3 व्यंजन वर्ण हैं। अगला प्रश्न है, स्वर रहित र का प्रयोग किसमें हुआ है? स्वर रहित र का प्रयोग निम्न में से किस शब्द में हुआ है? तो पुनर्निर्माण शब्द में स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। पुनर्निर्माण शब्द में स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। आपको पता होगा कि व्यंजन का उच्चारण स्वर के बिना नहीं किया जा सकता। ठीक है, व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों का सहयोग लेना ही पड़ता है। तो यहाँ पे जितने भी र का प्रयोग किया गया है, इस शब्द में जितने भी र का प्रयोग किया गया है वह स्वर रहित है, अर्थात उसमें स्वर का सहयोग नहीं लिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, यदि नीचे का होंठ काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? यदि नीचे का होंठ काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो ब को आप बोल कर देख सकते हैं ऐसे ही, नीचे के होंठ को पकड़कर, तो ब का उच्चारण नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? इनमें से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? तो ए आपका मूल स्वर नहीं है। ए मूल स्वर नहीं है। मूल स्वर कौन कौन से हुए? ये तीनों ही मूल स्वर है। इसके अलावा ऊ आपके मूल स्वर हो जाते हैं। मूल स्वर 4 है, अ, ई, री और ऊ। अगला प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो प्रयत्न के आधार पर ल पार्श्विक ध्वनि है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? तो आ पश्च स्वर हुए आपके। आगे देखते हैं, अर्थात कहे तो जीवा के पिछले भाग से उच्चारित होने वाली ध्वनियों को हम पश्च स्वर कहा जाता है। जीवा के पिछले भाग से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ पश्च स्वर कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो उन वर्णों को कहा जाता है अघोष वर्ण। अघोष वर्ण। इस प्रश्न को भी फिलहाल के लिए स्किप करेंगे। ठीक है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे, छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? छ ध्वनि
किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो छ ध्वनि आपका संयुक्त वर्ण हो जाएगा, अर्थात यह संयुक्त व्यंजन है छ। दो भिन्न व्यंजनों से मिलकर बनने वाली ध्वनियाँ ही संयुक्त व्यंजन कहलाती है। आगे देखेंगे, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियाँ अनुस्वार कहलाती है। स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियाँ अनुस्वार कहलाती है। ये यहाँ पे सही हो जाएगा। अनुस्वार किसे कहा जाता है? तो जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है, तब उसे प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगाई जाती है। या फिर कहे तो जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है, वही अनुस्वार कहलाता है। जैसे गंदा, बंदर, लंगर, संग। ऐसे शब्दों को अगर आप अपनी नाक बंद करके उच्चारित करना चाहेंगे, इन शब्दों का उच्चारण अगर आप अपनी नाक बंद करके करना चाहेंगे तो शायद ये शब्द उच्चारित नहीं होंगे। ठीक है, आप चाहे तो ऐसा करके देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन वर्ण घोष नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो त वर्ण घोष नहीं है। ठीक है, त वर्ण घोष नहीं है। घोष वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। घोष वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। स्पर्श व्यंजन के जो पांचों वर्ग होते हैं उसमें जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है वो आपका घोष वर्ण कहलाता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन के जो पांचों वर्ग होते हैं जैसे क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ये जो पांचों वर्ग होते हैं इसका जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है वो आपके घोष वर्ण हो जाते हैं, और जो पहला और दूसरा वर्ण होता है वो आपके अघोष वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्न में से ओ का उच्चारण स्थान क्या है? निम्न में से ओ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओ का उच्चारण स्थान है कंठ ओष्ठ। ओ का उच्चारण स्थान है कंठ ओष्ठ। सजातीय संधि स्वर ध्वनियाँ निम्न में से कौन सी नहीं है? सजातीय संधि स्वर ध्वनियाँ निम्न में से कौन सी नहीं है? ए, सजातीय संधि स्वर ध्वनि में नहीं आती है। अब ये सजातीय संधि स्वर क्या होते हैं? तो सजातीय संधि स्वर वे स्वर होते हैं जो एक समान स्वरों की संधि से बने हों। ठीक है, सजातीय संधि स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जो एक समान स्वरों की संधि से बने हैं। जैसे आ किससे बना है? तो अ धन अ। ठीक है, आ किससे बना है? अ धन आ से बना है, अ धन अ से बना है, तो ये सजातीय हो गए, यानी कि सेम वर्णों से, मतलब समान वर्णों से बने हैं आ। उसी प्रकार ई भी किससे बनती है? तो छोटी ई से बन जाती। ई भी आपकी छोटी ई, दो छोटी ई मिला करके बड़ी ई बन जाती, यानी दो हर्षई मिला करके दीर्घई बन जाती है। दीर्घऊ भी वैसे ही बनता है, हर्षऊ, दो हर्षऊ को मिला करके दीर्घऊ बन जाता है, परंतु ए आपका ऐसे नहीं बना होता। ठीक है, ए आपका बन जाता है अ और ई मिला करके, ए बन जाता है अ और ई मिला करके। इस वजह से ये आपका क्या हो जाएगा? ए आपका हो जाएगा विजातीय संधि स्वर। ए आपका हो जाएगा विजातीय संधि स्वर। ठीक है, बाकी तीनों आपके ये क्या हो जाएंगे? सजातीय संधि स्वर। आगे देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? तो दिल्ली शब्द में द्वित्व व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? निम्न में से किस शब्द में र व्यंजन नहीं है? मातृभूमि शब्द में र व्यंजन नहीं है। मातृभूमि शब्द में र व्यंजन नहीं है। ड़ और ढ को क्या कहा जाता है? ड़ और ढ को क्या कहा जाता है? तो विकसित वर्ण, या फिर कहे तो उत्क्षिप्त व्यंजन। ड़ और ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन या फिर विकसित वर्ण कहा जाता है।
अड़ा और ढा का उच्चारण करते समय जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आती है, इसलिए इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अड़ा और ढा का उच्चारण करते समय जीवा ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आती है, इसलिए इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। उत का अर्थ होता है, उत्क्षिप्त का अगर हम विच्छेद करें तो उत का अर्थ हो जाएगा ऊपर उठना, उत शब्द का अर्थ हो जाएगा ऊपर उठना। ठीक है, तथा क्षिप्त शब्द का अर्थ हो जाएगा शीघ्रता से नीचे आना। उत का अर्थ हुआ ऊपर उठना तथा क्षिप्त शब्द का अर्थ हुआ शीघ्रता से नीचे आना। तो ड़ और ढ को विकसित वर्ण कहा जाता है या फिर कहे तो उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखलाना क्या कहलाता है? तो वर्ण विच्छेद कहलाता है। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहा जाता है? पढ़ा होगा आप लोगों ने काफ़ी बार, अयोगवाह। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न ही व्यंजन में, उसे अयोगवाह कहा जाता है। निम्न ध्वनियों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो स उष्म, ये सुमेलित नहीं है। सुमेलित क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे गलत है, बाकी सब जहाँ ये है ये सभी गलत है। ठीक है, ये गलत यहाँ पे दिखाए गए हैं। ग अघोष वर्ण में नहीं आता है, ग अघोष वर्ण में नहीं आता है, ये आपका घोष वर्ण में आ जाएगा। उसी प्रकार फ अल्प प्राण ध्वनि नहीं है, ठ सघोष नहीं है, परंतु स उष्म वर्ण ही हो। स तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श बताया था आपको, ये सभी कैसे व्यंजन हो जाएंगे? उष्म व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे सही है, इस वजह से ये तीनों में से अलग हो जाते हैं। मतलब इनमें से कहे तो इन चारों के समान नहीं है, ये विकल्प सबसे यहाँ पे अलग हो गए, इस वजह से यही हमारा सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा कथन अशुद्ध है? इनमें से कौन सा कथन अशुद्ध है? तो इनमें से अशुद्ध कथन हो गए, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, यह अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, त्र किन वर्णों के सहयोग से बना है? त्र किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो हलंत वाला त धन र। ठीक है, त हलंत के साथ धन र, त्र इन वर्णों के सहयोग से बना है। विकल्प ख देख लीजिए अच्छे से। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं, दो अलग व्यंजन कहे तो एक साथ जब मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे। सही कथन हमें चुनना है निम्न में से। तो य और व ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती है। ठीक है, य और व ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती है, सही है यह। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? या फिर कहे तो दीर्घऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से दीर्घऊ किस प्रकार का स्वर है? तो यह एक संवृत स्वर है। यह कैसा स्वर है? तो एक संवृत स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, अर्थात लगभग बंद रहता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है या फिर लगभग बंद रहता है, ऐसे स्वर क्या कहलाते हैं? तो संवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे ऊ स्वर के उच्चारण में मुख अधिक नहीं खुलता है। ठीक है, इसके अलावा ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, ये सभी आपके क्या क्या हो जाएंगे? संवृत स्वर हो जाएंगे। स्पर्श व्यंजन, कंठ्य ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि निम्न में से कौन से? स्पर्श व्यंजन, इनमें से एक ऐसा विकल्प है जो स्पर्श व्यंजन में भी आ जाएगा, कंठ्य ध्वनि, अघोष और महाप्राण सभी में आ जाएगा यह व्यंजन। तो कौन सा वो व्यंजन है? ख। ठीक है, ख।
आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है, इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो संयुक्त स्वर है इनमें से ए ऐ ओ, ए ऐ ओ। अलग अलग स्वर की संधि से बने होने के कारण ये सभी संयुक्त स्वर कहलाए। अलग अलग स्वर की संधि से बने होने के कारण, जैसे ए बना है आपका आ धन ई से, ठीक है, ए बना है आपका आ धन ई से। उसी प्रकार ए बना है आपका आ धन ए से, आ धन ए से क्या बना है आपका ए, ठीक है। उसी प्रकार ओ बना है आ धन ऊ से, ओ आ धन ऊ से ओ बना है। तो इस प्रकार ये आपके अलग अलग स्वरों की संधि से बने होने के कारण संयुक्त स्वर कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में से विवृत स्वर कौन सा है? निम्न में से विवृत स्वर कौन सा है? तो इनमें से विवृत स्वर है आ विवृत स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है वे विवृत स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है, आ आप बोल कर देखेंगे तो मुंह सबसे अधिक खुलेगा इस स्वर के उच्चारण में, इस वजह से इसे विवृत स्वर कहा जाएगा। उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों को कितने वर्गों में रखा जाता है? उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो 6 वर्गों में रखा जाता है। क्या नाम है इनके? तो स्पर्श व्यंजन, मौखिक व नासिकीय व्यंजन, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा मौखिक व नासिकीय व्यंजन, तीसरा पार्श्विक व्यंजन, चौथा अर्धस्वर व्यंजन, पांचवा लुंठित व्यंजन, छठा उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। व का उच्चारण स्थान क्या है? व ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ्य, ठीक है, दंतोष्ठ्य। अगला प्रश्न है, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से वर्ग में है? कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से वर्ग में है? अ, ख, घ, ग, ये सभी आपके कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद है। आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के कितने भेद है? तो 5। आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के 5 भेद है। आगे बढ़ेंगे, ई च श य वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? ई च श य वर्णों का उच्चारण स्थान है तालु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मूल स्वरों वाला वर्ग छांटिए। मूल स्वर मैंने पहले ही बताया इसी क्लास में। मूल स्वर हमारे 4 है, अ, ई, उ और री, ठीक है। तो इनमें से जो मूल स्वर वाला वर्ग है वह है विकल्प घ, विकल्प घ। ये अपने समान स्वर के साथ मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ बन जाते हैं। जैसे अ मिलकर क्या हो जाएगा? आ, ई मिलकर हो जाएगी दीर्घई, उ मिलकर हो जाएंगे दीर्घऊ, ठीक है। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।